वेलकम टू आवर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। किरण पब्लिकेशन के द्वारा निकाला गया टीचर के लिए प्रैक्टिस मॉडल नंबर दूसरा है ये प्रैक्टिस सेट, जो जिसमें आपको 80 क्वेश्चन कराया जाएगा जी से संबंधित 1 to 5 टीचर के लिए। 80 में से जो बच्चा 60 के आसपास सही क्वेश्चन बना रहा है यानी अपनी तैयारी बहुत अच्छा कर चुका है और कर भी रहा है, क्योंकि अब समय ज़्यादा दिन नहीं बचा है, लगभग मान के चलो 50 दिन बचा हुआ है। तो तैयारी में जुट जाओ और अच्छा से तैयारी करो, टेस्ट बनाओ, जितना से जितना हो सके टेस्ट बनाओ। चलो टेस्ट देखते हैं। देखो पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें किरण पब्लिकेशन में मैथ और रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है। जैसे पहला एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 15 से कम सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो 15 से कम का बात कर रहा है और विषम का बात कर रहा है, तो विषम में कौन कौन सा आ जाएगा एक देख लेते हैं, मैथ नहीं बताऊँगा। जैसे 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5, वैसे 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ये 15 से अंदर में है, सब विषम संख्या हैं। तो इन सब का योग कर लेना, औसत बताएं। तो इन सब को जोड़ लो, जोड़ोगे तो कितना होगा, 49 हो रहा है। तो 49 और कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6 7, तो बटा 7 कर दो, काट दो, 7 7 49 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन होगा। चलिए हम लोग अपने पोर्शन पे आते हैं। देखिए जो क्वेश्चन पूछा जाएगा हम लोग को कहाँ से पूछा जाएगा, समान जागरूकता यानी करंट अफेयर से, समान विज्ञान सामाजिक विज्ञान से, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन से, भूगोल से और पर्यावरण से क्वेश्चन पूछा जाएगा बीपीएससी टीचर में, और उसी पर आधारित ये पूरा टेस्ट है। ठीक है, चलिए अब टेस्ट को बनाते हैं हम लोग। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दिए गए वाक्यों का वर्णन करता है। दिया हुआ तापमान, आर्द्रता, वर्षा, हवा गति आदि का संबंध किसी स्थान पर वातावरण के दिन प्रतिदिन की स्थिति होता है। तो ये सब जो होता है ये मौसम से संबंधित होता है। क्या होता है, मौसम से संबंधित। मौसम जो होता है वो थोड़े समय में वातावरण की स्थिति को वर्णन करता है। वही जो जलवायु होता है ना, वो जलवायु लंबे समय यानी लंबी अवधि के औसत स्थिति को वर्णन करता है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नीचे दिए गए कथन दिया गया है उसमें सही विकल्प का चुनना है। कथन 1 और कथन 2 दिया गया है। ठीक है, चलिए हम लोग चुनते हैं। देखिए पहला कथन क्या दिया गया है कि प्राकृतिक रेशे जैसे कपास, ऊन, रेशम, नायलॉन पौधे अथवा जंतु से प्राप्त होते हैं। बात तो सही है। क्या बोल रहा है कि संश्लेषित रेशे जो है वो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए ये संश्लेषित अथवा मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। ये भी बात सही है, दोनों कथन सही दिया गया है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ई एक होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे पीटा जा सकता है, पतली सीट में बदला जा सकता है। ये बात कर रहा है, मतलब किसे पीटा जा सकता है और पतली सीट में बदला जा सकता है, ये बात कर रहा है। तो इसमें से देखो किसको, जस्ता ऐसा चीज़ है जिसको पीट कर पतला किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन 1 होगा। अगला क्वेश्चन कि विषाणु से होने वाला रोग, विषाणु से होने वाला रोग का बात कर रहा है, किससे, विषाणु से होने वाला रोग। ठीक है, इसमें से देखो विषाणु से होने वाला रोग इसमें एक दिख रहा है जो सामान्य सर्दी होता है ना, ये विषाणु से होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन 3 हो जाएगा। जो कॉमन कोल्ड जो होता है वो ऊपरी श्वसन पथ द्वारा एक वायरल संक्रमण रोग से होता है, जो मुख्यतः रूप से कहाँ, नाक को प्रभावित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में सामान्यतः उष्ण जलवायु होती है क्योंकि इसकी अवस्थिति के आसपास होती है। तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का बात कर रहा है, वहाँ पे उष्ण जलवायु होती है। और क्या बोला है, क्योंकि इसकी अवस्थिति के आसपास होती है, यानी कहाँ पे होता है यही बात कर रहा है। और इसकी स्थिति जो होता है वो भूमध्य रेखा में होता है। कहाँ पे, भूमध्य रेखा। तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 4 होगा। अगला क्वेश्चन है कि समुद्र और महासागर की गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। समुद्र होगा और महासागर, इसकी जो गहराई होता है इसको नापने के लिए कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है, यही बात कर रहा है। ऑप्शन में देखते हैं किसका उपयोग किया जाता है बाबू, फैदोमीटर कहीं दिया है, कहीं पे दिया है तो फैदोमीटर। तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नीचे दिए गए 2 वक्तव्य दिया गया है, अभिकथन दिया गया है, और देखते हैं क्या कह रहा है कि ए में क्या कह रहा है कि कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतु और पौधा में रोग उत्पन्न करता है। क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि जो कुछ सूक्ष्म जीव हैं जो मनुष्य और जंतु और पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। ये बात तो सही है। फिर क्या बोल रहा है कि रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीव को रोगाणु अथवा रोगजनक कहा जाता है। ये तो दोनों बात कथन सही दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन कि मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है। देखो लार जो होता है मनुष्य का,
उसमें एंजाइम का बात कर रहा है, और उसमें एंजाइम देखो इसमें से पेप्सी नहीं, रेनिन नहीं, एमाइलेज जो होता है ना, एमाइलेज आपको मनुष्य के लार में मिलता है। टाइलिन भी मिलता है, क्या मिलता है? टाइलिन भी एक जो एंजाइम है ये मनुष्य के लार में रहता है, और एमाइलेज भी रहता है। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि लाखों कंप्यूटर नेटवर्क का एक विशाल नेटवर्क डैश का गठन करता है। तो किसका गठन करता है बाबू? तो ये इंटरनेट का गठन करेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन 1 होगा। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा की 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा का जो चुनाव होता है वो हर 2 साल पर 1/3 सदस्य का चुनाव होता है, वही बात बोल रहा है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा, क्योंकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। अस्थायी सदन जो होता है वो कभी भी गठन नहीं होता है, और इसका चुनाव जो होता है एक ही बार में नहीं होता है, हर 2 साल पर 1/3 सदस्य का चुनाव होता है। यही क्वेश्चन पूछ रहा था, तो राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ भी कथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है। जैसे कथन दिया हुआ है कि मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं। क्या बोल रहा है? कि जो मनुष्य हैं वो सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं। फिर क्या बोल रहा है कि मनुष्य अपना भोजन पौधे अथवा जंतु दोनों से ही प्राप्त करता है। देखिए ये दोनों बात तो सही दिया गया है, लेकिन ये दोनों जो है एक दूसरे को व्याख्या नहीं कर रहा है। तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा वो ऑप्शन 2 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो याद रखिएगा 22 अक्टूबर को हुआ था। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था, और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो कर रहा था वो हेक्टर मुनरो कर रहा था। और इधर से कौन कौन लड़ रहे थे बाबू? तो याद रखिएगा इधर से 3 लोग मिलकर लड़ रहे थे। कौन कौन लड़ रहा था? जो बंगाल का नवाब था मीर कासिम, अवध का नवाब जो था, और आपको मुग़ल बादशाह जो था शाह आलम द्वितीय, ये तीनों लोग मिलकर लड़ रहे थे, फिर भी हार गए थे। और हेक्टर मुनरो जो था अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गिरनार पहाड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आसान क्वेश्चन है। तो गिरनार पहाड़ी का बात कर रहा है, और कहाँ पे है बाबू? तो गिरनार गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है कि शहीदी दिवस निम्नलिखित में से किस सिख गुरु से संबंधित है? तो शहीदी दिवस किस सिख गुरु से संबंधित है? तो याद रखिएगा ये आपको गुरु तेग बहादुर से संबंधित है। किनसे है? तेग बहादुर। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन 2 होगा। ये कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 24 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस नदी का उद्गम भारतीय सीमा से नहीं होता है? भारतीय सीमा से ही नहीं होता है, ये बात करें। देखो महानदी का होता है, रावी का होता है, चिनाब का होता है, ब्रह्मपुत्र इसमें से जो होता है ये तिब्बत से निकलती है। तो तिब्बत के कैलाश पर्वत से निकलती है। तो राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भूमंडलीय तापवर्धन में कौन सी गैस प्रमुख रूप से जिम्मेदार है? जो भूमंडलीय तापवर्धन है, ताप को बढ़ाने में बोला है कौन सा गैस का प्रमुख योगदान है? तो याद रखिएगा इसमें सबसे ज़्यादा योगदान जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का होगा। किसका? कार्बन डाइऑक्साइड। तो राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कपड़े धोने वाले सोडे का साधारण नाम क्या है? जो कपड़ा धोया जाता है उस धोने वाले सोडा है उसका साधारण नाम का बात कर रहा है, और उसका जो साधारण नाम है बाबू सोडियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। सूत्र बोलेगा तो Na2CO3 होता है, CO3 सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा कि फल एक परिपक्व डैश है। तो फल एक परिपक्व क्या है बाबू? तो याद रखिएगा अंडाशय है। क्या है? अंडाशय। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया कि बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो देखो बांदीपुर नागरहोल बोलेगा तो ये कर्नाटका में है। कहाँ पे? बांदीपुर, नागरहोल, कुद्रेमुख, ये सब कहाँ पे है? ये सब कर्नाटका में है। तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 3 होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी 1919 में सत्याग्रह आंदोलन किस के विरुद्ध में शुरू किए थे? तो गांधी जी जो 1919 में सत्याग्रह आंदोलन किए थे वो रॉलेट एक्ट के विरोध में। किसके? रॉलेट एक्ट। तो राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं नमक कानून कब चला था बाबू? तो 1930 में चला था। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये 13 अप्रैल को हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ? आगे भी कथन और कारण के बारे में दिया गया। कथन देखते हैं और कारण हम लोग देखते हैं। कथन और कारण क्या कह रहा है? ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। कथन क्या दिया गया है कि बलुई मृदा सुआतीत होती है। जो बलुई मिट्टी होती है वो सुआतीत होती है। सही बात है। बलुई मृदा के कण
छोटे होते हैं दे रहा है। तो देखो बलुई जो रेत होता है उसका कण बहुत बड़े होते हैं, यहाँ पे छोटे दिया हुआ है, यानी ये तो कथन गलत है और ये कथन सही दिया गया है। तो इस तरह एक सही है और कारण गलत है। तो इसमें ऑप्शन में देखो ए सही और आर कहाँ है, परंतु आर ये ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है। सबसे ऊंचा बांध का बात कर रहा है, सबसे ऊंचा बांध। तो याद रखिएगा भारत का सबसे ऊंचा बांध है वो टिहरी बांध है। कौन है? टिहरी बांध के बाद बोलेगा तो भाखड़ा नागल दूसरा है। ठीक है, सबसे ऊंचा बांध। और भाखड़ा बांध जो है विश्व का सबसे ऊंचा और सीधा गुरुत्वाकर्षण बांध भी है। ठीक है, तो भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। कौन है? टिहरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि टेलीग्राफ तार का आविष्कार किसने किया है। तो टेलीग्राफ जो तार है इसका आविष्कार सैमुअल मोर्स ने किया था। कौन? सैमुअल मोर्स। तो राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा। अगला क्वेश्चन है कि इसने स्वराज के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता के लिए विदेशी भ्रमण किया और वंदे मातरम नामक समाचार पत्र निकाला। ये बात किसने बोला है, यही पूछ रहा है। याद रखिएगा ये मैडम भिखाजी कामा। कौन? इसने स्वराज के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता के लिए विदेशी भ्रमण भी किए थे, वंदे मातरम इन्होंने समाचार पत्र पे निकाला था, मैडम भिखाजी कामा। तो राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर ऑप्शन 1 होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है। फ्रंटियर गांधी देखिए, फ्रंटियर गांधी हम लोग खान अब्दुल गफ्फार खान को कहते हैं। ऑप्शन में देखते हैं कहाँ दिया हुआ है। ऑप्शन में आपको खान अब्दुल गफ्फार खान यानी 4 नंबर पे दिया है। तो राइट आंसर ऑप्शन फ्रंटियर गांधी के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 66 नंबर की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले वंदे मातरम गाया गया था। वंदे मातरम सबसे पहले याद रखिएगा कोलकाता अधिवेशन हुआ था 1896 में, रहमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में हुआ था और सबसे प्रथम बार वंदे मातरम यहीं पे गाया गया था। कांग्रेस की बात करता है तो कांग्रेस का स्थापना जो हुआ था वो 1885 में 28 दिसंबर को किया गया था। किसके द्वारा? तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। किसके द्वारा? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। तो वंदे मातरम कब गाया गया था? तो 1896 में। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशियाँ कौन यह हो रही है। मांसपेशियाँ सबसे मजबूत का बात कर रहा है, मांसपेशियाँ का बात कर रहा है तो हृदय की मांसपेशियाँ। तो राइट आंसर ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन 2 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नीचे दिए गए कथन कारण दिया गया है। देखिए कथन 1 क्या है कि दस्त एक घातक बीमारी नहीं है। दस्त क्या है? दस्त बोल रहा है कि एक घातक बीमारी नहीं है। और फिर क्या दिया हुआ है कि दस्त के कारण शरीर से जल और लवण की क्षति हो जाती है, ये बात बोल रहा है। तो ये देखिए दस्त तो घातक बीमारी है, ये है, यहाँ नहीं दिया है तो ये तो गलत हो गया। और इसके कारण जल और लवण की क्षति हो जाती है, ये बात सही दिया गया है। यानी एक गलत और 2 सही। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है। आसान क्वेश्चन है, कोई बता सकता है? तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस का बात करेगा बाबू तो याद रखिएगा नाइट्रोजन जो है 78% नाइट्रोजन का है। तो राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन 4 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वही ऑक्सीजन का बात करेगा तो 21% होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर पे ऑक्सीजन आता है। अगला क्वेश्चन है कि किस दुर्घटना में कल्पना चावला की मौत हो गई थी। कल्पना चावला की मौत जो हुआ था, बोल रहा है कि किस दुर्घटना में हुआ था। तो याद रखिएगा ये आपको कोलंबिया में। कहाँ पे? कोलंबिया। तो राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। जो कल्पना चावला है उनकी मृत्यु 2003 में स्पेस शटल कोलंबिया दुर्घटना में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान का बात कर रहा है तो याद रखिएगा मौसिनराम मेघालय में। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होता है? तो मौसिनराम मेघालय में सबसे ज़्यादा। तो राइट आंसर ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है मानचित्र तथा ग्लोब में एक दूसरे को कटती रेखा को क्या कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है। मानचित्र और ग्लोब में जो एक दूसरे की कटती रेखा है पूछ रहा है कि उसको क्या कहते हैं। याद रखिएगा उसको भौगोलिक ग्रिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भौगोलिक ग्रिड। तो राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया कि भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता दिया गया है। तो 22 भाषा। आसान क्वेश्चन है, 22 भाषा को दिया गया है। ठीक है, और ये साढ़े 8वीं अनुसूची में इस भाषा के बारे में बताया गया है। कौन कौन सा भाषा है? तो असमी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकण, मलयालम, इस तरह 22 भाषा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होता है। तो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से बाबू
मलेरिया हो जाता है। क्या होता है? मलेरिया हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी? किस शताब्दी का बात कर रहा है? तो देखिए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना शताब्दी का बात कर रहा है, तो ये 5वीं शताब्दी में हुआ था। कब? 5वीं शताब्दी। बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा का केंद्र था नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है। अगला, इसका स्थापना कुमार गुप्त ने कराया था। कौन? कुमार गुप्त के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि बिहार में कौन सा पर्वतारोही ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त की है? पर्वतारोही का बात कर रहा है तो याद रखिएगा निरुपमा अग्रवाल। कौन? निरुपमा अग्रवाल। तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गंगटोक से नाथुला कितनी दूरी पर अवस्थित है? ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है। क्या बोले? गंगटोक से नाथुला, ये सिक्किम में है नाथुला दर्रा, और बोल रहा है कि जो गंगटोक है सिक्किम की राजधानी, वहाँ से नाथुला दर्रा की दूरी कितनी है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए ये सब क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। 54 किलोमीटर है। ऐसे क्वेश्चन को इग्नोर भी कर सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सिंचाई की परंपरागत साधन कौन कौन से हैं? तो सिंचाई का परंपरागत साधन कौन कौन से हैं ये बोल रहा है। तो याद रखिएगा इसमें नदियाँ द्वारा होता है, तालाब द्वारा, कुआं यहाँ पे उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से किस जानवर का संरक्षण किया गया? तो वाल्मीकि कहाँ पे है बाबू? तो बिहार के पश्चिमी चंपारण में है। और बोल रहा है कि मुख्य रूप से इसमें, तो याद रखिएगा मुख्य रूप से बाघ। क्या? बाघ राइट आंसर का हो जाएगा, वो ऑप्शन 2 होगा। मच्छर मनुष्य को कैसे ढूंढ लेता है? ये क्वेश्चन दिया है। तो मच्छर जो होता है वो मनुष्य को कैसे ढूंढ लेता है? तो मनुष्य के शरीर के गंध से। कैसे? मनुष्य का जो शरीर होता है उसके गंध से ढूंढ लेता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पाल वंश के किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना? तो विक्रमशिला यह भागलपुर में है, और पाल वंश का दूसरा शासक था धर्मपाल, इसने ही कराया है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन 1 हो जाएगा। पाल वंश का संस्थापक गोपाल है, और इसने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना कराया है। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय किसने कराया था? तो ओदंतपुरी विश्वविद्यालय गोपाल, विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि थार रेगिस्तान में अर्धचंद्राकार बालू की स्तूप को क्या कहा जाता है? थार रेगिस्तान में अर्धचंद्राकार बालू के स्तूप को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा बरखान कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है बाबू? बरखान। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन 1 हो जाएगा। ये भारत और पाकिस्तान तक विस्तृत है। कौन सा? थार रेगिस्तान। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि जिस स्थान पर रेल लाइन 2 से अधिक दिशाओं की ओर जाती है उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा उसी को जंक्शन कहते हैं हम लोग। जो रेल लाइन होता है वो 2 से अधिक दिशाओं में जाती है, यानी अगर ये जंक्शन है तो यहाँ से 2 लाइन गुजरी है, एक दूसरे तरफ, इसी को जंक्शन बनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 2 या उससे अधिक नदियों के मिलन स्थल को क्या कहा जाता है? तो जब 2 नदियाँ आपस में एक जगह मिलती है तो उसी को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा उसको क्या कहा जाता है बाबू? उसको संगम कहा जाता है। तो इसमें संगम नहीं दिया गया है, तो संगम नहीं दिया गया है तो याद रखिएगा उसको कन्फ्लुएंस भी कहा जाता है। इंग्लिश में कन्फ्लुएंस हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस भारतीय शहर को 7 द्वीपों का शहर कहा जाता है? तो 7 द्वीपों का शहर किस भारतीय शहर को कहा जाता है? ये आपको मुंबई को कहा जाता है। किसको बाबू? मुंबई को कहा जाता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन 1 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संक्रमण रोगी व्यक्ति से किसी भी माध्यम द्वारा स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंच जाता है। क्या बोला है? संक्रमण रोगी व्यक्ति से किसी भी माध्यम के द्वारा स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंच जाता है। तो याद रखिएगा ये बात तो सही ही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर 14-15 साल की आयु के बाद अपने झुंड को छोड़कर अकेले रहने लगता है? तो इसमें से झुंड को छोड़कर अकेले रहने वाला जो है वो है आपको नर हाथी हो जाएगा। ठीक है। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व, आसान क्वेश्चन है। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था। ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ऊंचाई के साथ डैश की भाग कम हो जाती है। तो ऊंचाई के साथ आप जाइएगा ना ऊंचाई पर, तो ऑक्सीजन का जो लेवल होता है वो कम होते जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन 1 होगा। अगला क्वेश्चन है कि जाड़े में उगाई जाने वाली फसल को कहा जाता है? तो जाड़े में जो उगाई जाती है फसल वो रबी फसल होती है। कौन सी फसल होती है? रबी फसल। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से अलग करता है? रामेश्वर द्वीप से अलग करता है ये बात कर रहा है।
तो याद रखिएगा ये कौन करता है, तो पंबम चैनल। कौन, पंबन चैनल। तो राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक चक्रवात को दुनिया के विभिन्न हिस्सों से अलग अलग नामों से जाना जाता है और जापान में इसे क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन, तो इसको टाइफून कहा जाता है जापान में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिजली की क्षमता वाली लोहे की छड़ पर इनमें से किसका लेप किया जाता है। लेप किसका, जो बिजली की क्षमता वाली लोहे की छड़ होती है उस पर पूछ रहा है कि लेप किसका होता है। तो याद रखिएगा लेप जो होता है ना वो जस्ता का होता है। किसका, जस्ता का। अगला क्वेश्चन है कि भारत कि किस राज्य में ग्रामीण ओलंपिक्स का आयोजन प्रत्येक वर्ष होता है। तो ग्रामीण ओलंपिक्स का आयोजन प्रत्येक वर्ष भारत के कौन से राज्य में, तो ये राज्य बाबू पंजाब में है। कौन है, पंजाब। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि बैरोमीटर मापता है। तो बैरोमीटर क्या नापता है बाबू, तो याद रहो वायुमंडलीय दाब नापता है। क्या, वायुमंडलीय दाब। तो राइट आंसर ऑप्शन 1 होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में शिक्षक दिवस, तो ये शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 5 सितंबर। आगे दिया है कि बिहार में कितने ज़िले हैं। बिहार में ज़िलों की संख्या 38 है, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 2 होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी के कारण होने वाले रोग को कहते हैं। तो एक या एक से अधिक जो पोषक तत्व इसके कारण होने वाले जो रोग होंगे उसको क्या कहा जाता है बाबू, तो आपको अभावजन्य रोग कहा जाता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा। इंग्लिश में डिफिशियंसी डिजीज इसी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गर्म करने पर ठोस के द्रव में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है। कोई भी ठोस है, ठीक है, और ये द्रव में बदल रही है। तो द्रव यानी गर्म करने पर ये गर्म किया जाएगा तो ये द्रव में बदल रही है। तो ठोस से द्रव में बदलना ये गलना कहला जाएगा। क्या कहा जाएगा, गलना कहलाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन 1 होगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा एक पानी का गुण नहीं है। पानी का गुण नहीं है, ये बोल रहा है कि यह रंगहीन होता है, ठीक है, यह गंधहीन होता है, ये भी स्वादहीन होता है, इसमें कोई भी चीज़ धुल नहीं सकती। ये बात जो है गलत दिया हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कोल्हुआ बिहार की प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक है। कोल्हुआ का बात कर रहा है, ये बिहार में प्रसिद्ध स्मारक है बाबू। तो याद रखिएगा ये क्या है बाबू, तो अशोक स्तंभ है। क्या है, अशोक स्तंभ। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। कोल्हुआ स्तूप जो होगा ये अशोक स्तंभ बिहार के कहाँ है, तो ये मुजफ्फरपुर में है बाबू। कहाँ पे है, मुजफ्फरपुर में। अगला क्वेश्चन, अगला दिया हुआ है कथन और कारण दिया हुआ है, पढ़ लेते हैं हम लोग। क्या दिया हुआ है कथन कि पेड़ पौधे को ज़्यादातर पानी बारिश से मिलती है। क्या दे रहा है, पेड़ पौधे को ज़्यादातर पानी बारिश से मिलती है, बारिश आते ही पेड़ पौधे खिल उठते हैं। देखिए दोनों बात तो सही दिया हुआ है, ठीक है, दोनों बात सही दिया हुआ है, लेकिन जो व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बीजों के अंकुरण के लिए इनमें से किसकी ज़रूरत नहीं है। अंकुरण के लिए जो बीज होता है उसके अंकुरण के लिए इसमें से किसकी ज़रूरत नहीं है। ये बोल रहे कि बीज जो अंकुरण होता है ना उसमें पानी की आवश्यकता होती है, हवा की, प्रकाश की होती है, अंधेरा की आवश्यकता नहीं होती है। बीज के अंकुरण में अंधेरा की आवश्यकता नहीं होती है। तो राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। देखो बीज के अंकुरण में पानी, हवा, प्रकाश की ज़रूरत होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक जो अंतरिक्ष के विभिन्न वस्तुओं तथा तारा, चंद्रमा, ग्रह आदि का अध्ययन करते हैं कहलाते हैं, उनको क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है और खगोलविद कहा जाता है उनको। क्या, खगोलविद। अगला क्वेश्चन है कि सूक्ष्म जीवों को केवल डैश में देखा जा सकता है। तो सूक्ष्म जीवों को जो देखा जा सकता है वो सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। तो राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन 1 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि जंतु जिसका शरीर पर कठोर कवच होता है अधिकांशतः पानी में रहता है। तो देखो इसमें से कठोर कौन सा है, कछुआ। अगला क्वेश्चन है कि दूरी को मापने की इकाई है। देखो दूरी को मापने की इकाई दिया हुआ है और दूरी को मापने की इकाई जो है बाबू वो कौन सी है, वो किलोमीटर है। कौन है, किलोमीटर। तो राइट आंसर इसमें से किलोमीटर हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, दूरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डायरिया का प्राथमिक उपचार है। तो जो डायरिया होता है इसका जो प्राथमिक उपचार है बाबू वो क्या है बाबू, तो वो होता है ORS का जो घोल होता है वही पिलाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन में से असत्य कथन, ये जरूर पढ़िएगा, पूरा पढ़ने पर आपको पता चलता है कि सत्य पूछ रहा है असत्य। यहाँ असत्य कथन निगेटिव की बात कर रहा है। तो देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है कि हम परिवार में एक दूसरे के बहुत कुछ सीखते हैं, ये बात सही है।
जूते बाहर उतार कर ही घर आना यह हर घर का रिवाज है, ऐसा बात तो नहीं होता है कहीं पे, तो यही कथन गलत दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि बिहार का राजकीय पक्षी का बात कर रहा है। तो राजकीय पक्षी जो है बिहार का ना, वो गौरैया है बाबू। क्या है? गौरैया है। तो राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, तो राजकीय पक्षी गौरैया, राजकीय पशु पूछेगा तो बैल, राजकीय फूल पूछेगा तो गेंदा, राजकीय मछली पूछेगा तो मांगुर मछली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार का जिला नहीं है? बिहार का जिला नहीं है, ऐसा क्वेश्चन तो आसान होता है। जमुई, पूर्णिया, मुंगेर, बलिया तो यूपी में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि असत्य कथन, यहाँ पे असत्य कथन का चयन करना है। गलत कथन नेगेटिव देखते हैं हम लोग, क्या कह रहा है नेगेटिव कथन देखते हैं। लिथोस का अर्थ होता है चट्टान, लिथोस, लिथोस चट्टान, सही है। एटमॉस का अर्थ होता है परमाणु, नहीं, एटमॉस का अर्थ परमाणु नहीं होता है। और असत्य कथन का बात करें नेगेटिव का, नेगेटिव आंसर यानी राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, और क्या फिर दिया ह्यूरोड, ह्यूडर का जल होता है, बायोस का जीवन होता है, इसमें ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जो होता है एटोस, एटमॉस का क्या होता है? एटमॉस जो होता है वाष्प होता है, वाष्प। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अत्यधिक ऊंचाई पर पर्वतारोही को किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है? तो अत्यधिक ऊंचाई पर पर्वतारोही जो होता है उसको सामना, देखो, बारिश का, आंधी तूफान का, अत्यधिक ठंड और ऑक्सीजन की कमी, ये चारों चीज़ जो दिया गया है सब चीज़ का उसको समस्या होती है। बारिश का हो जाएगा, आंधी तूफान आएगा, अत्यधिक ठंडा होगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ठीक है, ऊपर जाने पर। अगला क्वेश्चन, सिक्किम राज्य का मुख्य नदी कौन सी है? देखो सिक्किम राज्य के बारे में, देखो सिक्किम राज्य, वहाँ से गंडक निकलती भी नहीं है, नर्मदा भी नहीं आती है, कावेरी भी नहीं है, एक तीस्ता नदी दिख रहा है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन महासागर के संदर्भ में सही है? महासागरों के संदर्भ में सही कथन का बात कर रहा है। क्या है? ये महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, बात तो सही है। तो जब बात एक ही सही हो गया तो बस सही कथन पूछ रहा है, तो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, नहीं, यहाँ पे आपको कूट भाषा में पूछा है, तो कूट भाषा में पूछा है तब तो आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर क्या देखो कि महासागरीय जल सिर्फ अमावस्या और पूर्णिमा के समय गतिशील रहता है, ऐसा बात नहीं है, ये कथन तो सही था। फिर कहते हैं तरंग, ज्वार भाटा, महासागरीय धारा है। महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियाँ हैं। देखो तरंग, ज्वार भाटा और महासागरीय धारा, ये महासागर जल की 3 मुख्य गतियाँ हैं, तो ये भी बात सही दिया गया है। फिर आकार में अटलांटिक महासागर सबसे बड़ा महासागर नहीं, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, तो ये भी बात गलत है। ए और सी यहाँ पे सही दिया गया है। ठीक है, कूट भाषा में हम लोग देखे थे, तो ए और सी इसमें जो है 1 नंबर पे ही दिया गया है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 1 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शेरशाह का मकबरा किस शहर में? तो शेरशाह जो है इसका मकबरा सासाराम में है। कहाँ पे है? सासाराम। अगला क्वेश्चन है कि सौर कुकर के दीवार किस रंग की होती है? जो सौर कुकर होता है उसकी दीवार का बात कर रहा है, वो किस रंग की होती है? याद रखिएगा, वो जो होता है काला होता है। कैसा होता है? काला। तो राइट आंसर ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है कि समुद्र मार्ग से विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति। देखो विश्व का चक्कर, समुद्र मार्ग से विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति का बात कर रहा है, प्रथम व्यक्ति का बात कर रहा है, तो इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो मैगलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैगलन। ये पुर्तगाली नाविक था और इसका पूरा नाम था फर्डिनेंड मैगलन। क्या था? फर्डिनेंड मैगलन। यही जो है समुद्र मार्ग से विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति, और समुद्री मार्ग से भारत आने वाला प्रथम जो था ये पुर्तगाली ही था, वास्को डी गामा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नीचे दिए गए कथन पर विचार करें और कूट भाषा में प्रयोग करके हमको आंसर देना है। चलिए देखते हैं कूट भाषा में प्रयोग करके आंसर। क्या पहले दिया हुआ है कि प्रायद्वीप स्थल वह है जो चारों तरफ से जल से घिरा हो? नहीं, प्रायद्वीप जो होता है वो 3 तरफ से जल से घिरा होता है। जैसे प्रायद्वीप भारत, हम लोग दक्षिण भारत को क्यों कहते हैं? क्योंकि इधर से भी जल है, इधर से भी जल है और इधर से भी जल है। तो प्रायद्वीप भारत 3 तरफ से जल से घिरा रहता है, न कि 4 तरफ से। पहला कथन गलत हो गया। फिर देखो पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान को अलग करती है, नहीं, पाक जल डमरू मठ जो है वो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। ये दोनों कथन गलत दिया गया। सही कथन का बात कर रहा है, आगे पढ़ते हैं। क्या कर रहा है कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय, क्या बोल रहा है, जो स्थानीय समय है वो 4 मिनट का अंतर होता है। ये बात तो सही है, 1 डिग्री देशांतर पर स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। ठीक है, आगे दिया हुआ है कि बड़े देश जिनका विस्तार उत्तर से दक्षिण, किधर से? उत्तर से दक्षिण
की ओर बहुत अधिक होता है, वह पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता है। तो याद रखिएगा ये भी बात सही दिया गया है, तो सी और डी सही दिया गया है। तो इसमें सी और डी 4 पे दिया गया है, तो राइट आंसर 4। आज का अंतिम क्वेश्चन है कि काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है। काकोलत का बात कर रहा है और ये नवादा में है। कहाँ पे है? नवादा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।